फ्रेंड्स, मैं हूं मोनू कुमार। आज मैं चूँकि आपको पता है कल 12th का एग्ज़ाम है जैक बोर्ड का, तो आज मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि 4 पार्ट करके पूरे बुक को मैंने कवर किया है। ठीक है, तो जिसमें से ये पार्ट 1 है और आप अगर इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो डेफिनेटली आपका 90+ मार्क्स आएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कूलम्स लॉ। According to Coulomb's law, force is equals to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। इसमें ये 1/4 pi epsilon naught जो है वो है आपका कांस्टेंट। ठीक है, और जिसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर Q1 Q2 जो है सो दो चार्जेस है जिसके आपस में लगने वाले फोर्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं कूलम्स लॉ के अंतर्गत। ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से मैं सारे फॉर्मूलाज को एक शॉर्ट में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ूंगा। ठीक है, इसके बाद है फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। उसी कूलम्स लॉ को जब हम लोग एक सिस्टम ऑफ चार्जेस में अप्लाई करेंगे, दैट मीन्स कि लेट अस से Q1 Q2 Q3 Q4 ढेर सारे चार्जेस हैं, उसके इन सारे चार्जेस के कॉम्बिनेशन में से हम किसी एक चार्ज पर लगने वाले फोर्स को निकालते हैं, तब हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करते हैं जिसमें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 सेम रहता है। सिर्फ सारे के सारे चार्जेस के लिए कॉम्बिनेशन ले लेते हैं हम लोग Q2/R21 स्क्वायर, यानी कि जिस चार्ज पर हम लोग फोर्स निकालते हैं उस चार्ज से सारे चार्जेस का डिस्टेंस और उन चार्जेस का मैग्नीट्यूड। चार्ज का वैल्यू ऊपर रहता है और डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे रहता है। ठीक है, और सबको सम कर देते हैं। ये फॉर्मूला हो जाता है हमारा फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। ये भी कूलम्स लॉ से ही डिराइव होता है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है फोर्स ऑन अ चार्ज Q0 प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है यहाँ पर तो उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, तो उस फोर्स को निकाला जाता है Q इंटू U, जहाँ पर Q जो है सो चार्ज ऑन अ पार्टिकल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पर वो प्लेस्ड है। ठीक है, एंड F इज फोर्स। और इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकालते हैं किसी एक पॉइंट पर ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। लेटर से ये एक चार्ज है, इसके वजह से हम पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, तो वो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट बार बार आ रहा है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से 3 कंडीशन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। लेटर से ये है डायपोल। डायपोल यानी कि एक तरफ प्लस Q चार्ज होता है, माइनस Q चार्ज होता है, जो कि एक बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस 2a से सेपरेटेड होता है। ठीक है, तो इसको मैंने फाइनल फॉर्मूला लिखा है। अगर यदि एक्सियल पोजीशन यानी इसी एक्सिस पर कोई पॉइंट P है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा EP = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/x³। ठीक है, और अगर यदि इसी डायपोल का इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कहीं पर है, सेंटर से परपेंडिकुलर पोजीशन पर अगर कहीं पर है तो उस पर हो जाता है EQ, दैट मीन्स लेटर से ये पॉइंट Q है, दैट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/x³, जहाँ पर P जो है सो हमारा हो जाता है डायपोल मोमेंट। एंड डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू होता है कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड गुने दोनों के बीच में डिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर 2a डिस्टेंस लिए हैं तो 2a, P = Q × 2a होता है। और किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए, दैट मीन्स कि ये अगर डायपोल है 2a डिस्टेंस से और कोई भी रैंडम पॉइंट P है, इसका पोजीशन ना इक्वेटोरियल है ना ही एक्सियल है, तब उस केस में इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P√3 cos² θ+1 होल बटा अपॉन R³। ठीक है, तो यह हो गया तीनों फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके बाद आ जाते हैं टॉर्क ऑन अ डायपोल। डायपोल पर टॉर्क कितना लगता है। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल्स टू होता है P×E, क्रॉस प्रोडक्ट है, टाउ जहाँ पर टॉर्क को डिनोट कर रहा है, एंड P इज डायपोल मोमेंट ऑफ अ डायपोल एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पर वो डायपोल प्लेस्ड है। ठीक है, यानी कि जब किसी डायपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड करते हैं तो उस पर लगने वाले टॉर्क का वैल्यू होता है P×E। P×E क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो PE sin θ हो जाता है, sin θ लग जाता है क्रॉस प्रोडक्ट को करने के लिए। ठीक है, इसके बाद आते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ हमारा बहुत सिंपल सा लॉ है। ठीक है, जिसमें कि हम लोग फाई निकालते हैं, फाई = Q/ε0 के बराबर होता है। दैट मीन्स कि क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ यानी कि
क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू होता है 1/ε0 क्यू। ठीक है, यही होता है, क्यू इज अ चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस। इसका फॉर्मूला यही है ना, कि द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। तो ये हो जाता है टोटल चार्ज, उसी फॉर्मूला के अनुसार इसको डिराइव्ड है। ठीक है, फाइनल फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन, याद रखिएगा। अब बात करते हैं पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, तो किसी भी पॉइंट पर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को कैरी करने में जितना वर्क डन लगता है वही पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो V इज इक्वल्स टू W/Q होता है, वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज। और ये चार्ज का वैल्यू अगर 1 कूलम हो जाता है तो सिर्फ V इक्वल्स टू जाता है W, जहाँ पर ये W का फॉर्मूला है, W इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0R। तो जब Q का वैल्यू 1 कूलम हो जाता है तो ये V बन जाता है, V इज इक्वल्स टू Q अपॉन 4πε0R। दिस Q डिफरेंट, यानी कि ये Q जो है सो जहाँ पर हम जिसके अगेंस्ट में ला रहे हैं, और ये Q इंटू 1 था जो कि 1 को नहीं लिखे हैं, ये 1 कूलम है, 1 कूलम। ओके, तो V इज इक्वल्स टू फाइनल फॉर्मूला है Q अपॉन 4πε0R, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एनी चार्ज, यानी किसी चार्ज के अगेंस्ट लाना है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। ठीक है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोनों के बीच में रिलेशन एक है जिसमें कि है E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dV/dr। dV चेंज इन पोटेंशियल, या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस, अपॉन dr चेंज इन डिस्टेंस। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटेंस। ठीक है, यहीं से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ पर C इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसी भी कैपेसिटर का वो इक्वल होता है चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट वोल्ट, यानी पर वोल्ट। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। और कैपेसिटेंस का कंस्ट्रक्शनल फॉर्मूला, यानी जिस फॉर्मूला के तहत हम लोग कैपेसिटर को बना सकते हैं, उसके वैल्यू को डिटरमाइन कर सकते हैं, वो होता है C इज दैट मीन्स कैपेसिटेंस इक्वल्स टू ε0 A अपॉन D। ε0 जो है सो परमिटिविटी होता है, जिसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, तो ये हो गया 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ये हो गया परमिटिविटी। ओके, ये जो है सो दो फॉर्मूला लिखे हैं कंस्ट्रक्शन फॉर्मूला। ये तो हो गया बिना डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, जो कि दो प्लेट, मान लीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो क्या करता है उसके कैपेसिटेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो उस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को लिया जाता है अगर हम डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, तो सेकंड फॉर्मूला हो जाता है C इज इक्वल्स टू ε0 Ka अपॉन D, जहाँ पर K क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, तो ये है विथ कैपेसिटर विथ डाइलेक्ट्रिक का फॉर्मूला। अब जो है कैपेसिटर्स का कम्बिनेशन यानी कि दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर अगर सीरीज में है तब क्या होगा, पैरेलल में है तब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये हो जाता है हमारा पैरेलल कम्बिनेशन के लिए जस्ट रेसिस्टेंस का जो होता है उसका अपोजिट होता है इसमें, है ना। तो इक्विवेलेंट क्या हो जाता है पैरेलल का केस में C1 प्लस C2 प्लस C, यानी सिंपल सम, अलजेब्रिक सम। एंड जब सीरीज में होता है तो जो है सो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यानी कि जो रेजिस्टेंस का पैरेलल में होता है वो इसका सीरीज में होता है कैपेसिटेंस का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, एक कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होता है, तो वो है हाफ CV²। V का स्क्वायर है, सिर्फ C सिंगल है। ठीक है, तो U को डिनोट करते हैं एनर्जी से हाफ CV²। और कॉमन पोटेंशियल क्या होता है, जब किसी दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो दोनों का बीच में एक कॉमन पोटेंशियल, यानी कि अगर कोई ज़्यादा चार्ज है और किसी का कम चार्ज है, तो जिसके पास ज़्यादा चार्ज है वो कम चार्ज वाले की तरफ करंट को फ्लो कराता है, चार्जेस को देता है, और दोनों एक इक्वल पोटेंशियल पर बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो उसी इक्वल पोटेंशियल को कॉमन पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इक्वी पोटेंशियल यानी कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है C1V1 प्लस C2V2, दो कैपेसिटर का बीच है, अपॉन C1 प्लस C2, ये हो जाता है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इन सब क्वेश्चन से कवर होंगे, और मैंने खास न्यूमेरिकल बेसिस पर ही बनाया है, जो कि CBSE के लिए भी बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल फार्मूला सबसे पहले लिख दिए हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, ये इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला है, एंड V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है, एंड दिस इज R इज इक्वल टू रो L बाई A, ये भी जो है सो
हमारा कंस्ट्रक्शन, दैट मीन्स कि रेजिस्टेंस का डिपेंडेंसी फॉर्मूला है, कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। ये L इज है लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, यानी जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल होगा उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, और अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर रो जो है सो रेसिस्टिविटी है, ठीक है, रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल हैविंग 1 मीटर लेंथ एंड 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। समझ में आया, ठीक है। और करंट डेंसिटी क्या है कि किसी कंडक्टर के अक्रॉस करंट का डेंसिटी क्या है, ठीक है, तो वो होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होता है वो थर्मल वेलोसिटी होता है एक, दैट मीन्स किसी एक कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन्स के एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। उसको कैलकुलेट किया जाता है E इंटू टाउ अपॉन m जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, E जो है चार्ज ऑन अ इलेक्ट्रॉन है, E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर में हम जिस पर निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अक्रॉस जो अप्लाई किया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड वही है, ठीक है। एंड टाउ इज अ रिलैक्सेशन टाइम, ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट है कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी से एक ड्रिफ्ट करंट जनरेट होता है इक्विवेलेंटली सारे इलेक्ट्रॉन्स का जब हम लोग निकालते हैं, ये तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, जब सारे इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करते हैं तो एक इक्विवेलेंट करंट जनरेट होता है जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट करंट। तो ड्रिफ्ट करंट इक्वल्स टू होता है NEAVD, ठीक है, जहाँ पर N जो है सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है, E जो है चार्ज हो जाता है, एंड A जो है सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके। अब हम लोग जाते हैं कलर कोड ऑफ ए रजिस्टर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि कुछ क्वेश्चंस आ ही जाता है। तो कलर कोड को याद करने के लिए सिंपल सा रूल है, एक सेंटेंस है जिसको याद करिए, जिससे कि हम लोग किसी भी रेसिस्टेंस का, जो कि इस तरह का जो रेसिस्टेंस होता है उसका हम लोग रेसिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कलर कोडिंग से, ठीक है। तो वो है BB रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो इसमें जहाँ जहाँ अंडरलाइंड है वो सब जो है नंबर्स को बता रहा है, जैसे कि B ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्राउन, ये ब्राउन हो जाता है, ठीक है, और ये जो कि हो जाता है ब्लू एंड वॉयलेट, देयरफॉर ग्रीन एंड वाइट, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है हमारा टोटल कोडिंग्स, ठीक है। ये होता है ग्रे एंड वाइट। तो 0 1 2 3 इसमें हम लोग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे मल्टीप्लायर होता है, जैसे मान लीजिए किसी का वॉयलेट कलर है तो, और वॉयलेट कलर का मतलब हो जाएगा 10 to the power 7, ठीक है। तो इसमें 4-5 कलर होता है, उसको आप डिटेल में देखिएगा, आप रिक्वेस्ट भेजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग सीरीज कम्बिनेशन के लिए, किसी रेजिस्टेंस का आपको पता है सिंपल सम होता है, एंड पैरेलल कम्बिनेशन के लिए 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 इज देन ऐसे, ठीक है। एंड पैरेलल कम्बिनेशन अगर द 2 रेजिस्टेंस का हमें निकालना होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो उसके लिए एक शॉर्ट फार्मूला भी है, जिसमें कि हम लोग ऊपर में दोनों का प्रोडक्ट करते हैं और दोनों का सम नीचे में लिख देते हैं, जिसमें कि फिर हमें 1/Rp को सॉल्व नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो जाता है फॉर 2 रेजिस्टर्स के लिए। स्पेशली पावर के लिए फॉर्मूला है P = VI और P = I²R, इसी का डेरिवेशन है VI करके V²/Rp होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फॉर सेल्स। सेल में आपका एक इक्वेशन आता है जिसमें कि हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस, जैसे कि एक सेल को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, बट सेल का एक अपना भी रेजिस्टेंस होता है सेल के अंदर, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको हम स्मॉल रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये स्मॉल r होता है और उसका इंटरनल EMF E होता है। ये EMF इस r के वजह से कुछ ड्रॉप होकर के टर्मिनल पोटेंशियल मात्र V ही देता है, यानी कि V जो है ऑलवेज लेस देन होता है EMF से, E से, ओके। तो देयरफॉर इन तीनों के बीच, यानी टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ अ बैटरी ऑफ अ सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल एंड द EMF प्रोड्यूस्ड, ठीक है, इंटरनल EMF, तो तीनों का रिलेशन है V = EMF - IR। बोले थे EMF जो है वो यूज होता है V में और R में, तो R में जितना करंट फ्लो होगा उतना I × R हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर भेज देंगे तो ये बन जाएगा E = V + IR, यानी V जो हमें आउटपुट मिलता है और IR जो है इंटरनल में जो यूज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पर जाते हैं कम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन अ पैरेलल, यानी कि जब हम लोग किसी 2 सेल्स को पैरेलल में जब हम लोग कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलता है,
वोल्टेज सेम मिलता है और करंट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और जब हम लोग इसी को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो हमें वोल्टेज इंक्रीज मिलता है और करंट जो है सेम मिलता है। ओके, तो ये याद रखिएगा पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। इसके बाद आते हैं केवीएल एंड केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। करंट लॉ क्या कहता है, ऑल द इनकमिंग करंट आर इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट। दैट मीन्स कि जितना भी करंट इनकमिंग हो रहा होगा उसका जोड़ और जितना करंट आउटगोइंग हो रहा होगा उसका जोड़, सम, ठीक है, दोनों इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर I1 प्लस I2 प्लस I5, I1 प्लस I2 प्लस I5 ये तीनों इनकमिंग है, इक्वल हो जाएगा I3 प्लस I4 दोनों आउटगोइंग है, ठीक है ना। अब आ जाते हैं हम लोग केवीएल। केवीएल जो है हमारा किरचॉफ्स वोल्टेज रूल कहता है। वोल्टेज रूल कहता है क्या कि वोल्टेज ड्रॉप एंड वोल्टेज सोर्स दोनों जो है इक्वल होता है। दैट मीन्स कि सोर्स जितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा बाकी सर्किट उतना ही वोल्टेज यूज करेगा, उसके पास कोई एक्स्ट्रा नहीं आएगा। तो देयरफॉर सोर्स वोल्टेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ ऑल वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द सर्किट। तो वोल्टेज भी प्रोड्यूस किया ये बैटरी और ये यहाँ पर R1 के अक्रॉस V1 ड्रॉप हुआ, R2 के अक्रॉस V2 ड्रॉप हुआ, तो टोटल ड्रॉप इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। देयरफॉर V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, इसी को यहाँ जनरलाइज किए हैं। V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है IR1 एंड IR2, ठीक है। तो ये हमारा टोटल पार्ट 1 कवर हो गया फ्रेंड्स। इसके लिए फिर और भी जो बाकी चैप्टर बचे हैं उसके लिए मैंने पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बनाया है, ठीक है, तो उसको भी जरूर देखें।